बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 12 उर्दू के मॉडल पेपर के हवाले से। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, हम डिटेल में बात करेंगे कि उर्दू की पेपर की तैयारी आप लोगों ने किस तरह करनी है, कहाँ से करनी है, ताकि आप इजीली 90% अबव मार्क्स उर्दू के पेपर में ले सकें। फर्स्टली हम बात करेंगे जो आपके पास सेक्शन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज़ के हवाले से, उसकी तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है, किस तरह के एमसीक्यूज़ आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, ग्रामर के रिलेटेड आप लोगों के पास किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, ताकि आप उस तरह की तैयारी करें और आराम से फुल मार्क्स ले सकें। सेकेंडली, अगर आपको ग्रामर के रिलेटेड नोट्स चाहिए जिसमें आप लोगों के पास कनाया, इस्तारा, तशबीह की जितनी भी टाइप्स होती हैं, मजाज, मरसल, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। जितनी भी आपके पास सनतें होती हैं, तमाम चीज़ों का आप लोग को नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपके पास एमसीक्यूज़ के हवाले से भी क्वेश्चंस होंगे, और जो आपके पास सेक्शन नंबर बी होता है उसमें भी आपके पास ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप नोट्स को अच्छी तरह से कर लेते हो तो गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आराम से आपके पास एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। ना कि डिफिनेशंस भी बताई गई हैं, उसमें एग्जाम्पल बताया गया है। अगर आपके पास कोई शेर है तो उसमें पूछा जाता है कि इल्म बयान की रूह से क्या है, या पूछा जाता है अगर ये लफ्ज़ है तो इसमें तशबीह क्या है, मजाजी मरसल क्या है। तो एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी उन नोट्स में, इसलिए लाजमी जाके उन नोट्स को लेना है ताकि आपकी आराम से एमसीक्यूज़ की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। सेकेंडली, अगर आपको नोट्स चाहिए, मजमून के रिलेटेड चाहिए, आप बीती के रिलेटेड चाहिए, दरख्वास्त के रिलेटेड चाहिए, तमाम के तमाम आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे जो आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके पास दरख्वास्त के हवाले से भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके पास आप बीती के हवाले से भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके पास मजमून के हवाले से भी इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा बच्चों, तो लाजमी जाके आप लोगों ने नोट्स लेना है ताकि आपकी ईजिली 100% तैयारी आराम से हो जाए। अगर आप नोट्स को करोगे तो गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 की। टोटली आपके पास जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो 20 एमसीक्यूज़ होते हैं, और हर स्टूडेंट्स का ये दिल करता है कि 20 में से 18 या 20 मार्क्स ले सके, क्योंकि अगर आपके एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से हो जाते हैं तो बाकी पेपर भी इंशाल्लाह आप लोगों का अच्छी तरह से हो ही जाता है। तो अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 की। एमसीक्यूज़ नंबर 1 जो आपके पास आएगा वो आपके पास कोई भी शेर दे सकता है, चाहे वो गज़ल का हो, नज़म हो, और वो उससे पूछ सकता है कि इल्म बयान की रूह से, जैसे यहाँ पे ये मोती पूछा गया है क्या है, कोई भी लफ्ज़ को वो हाईलाइट कर सकता है और पूछ सकता है इसमें ये क्या है, जैसे कनाया, इस्तारा, तशबीह, मजाज, मरसल। अगर आप लोगों को इनकी डिफिनेशंस आती होंगी देन ही आप इनको अच्छी तरह से कर सकते हो। अगर डिफिनेशंस ही नहीं आती होंगी तो देन आप इनको बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो मोती क्या है यहाँ पे कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और सी वाली जो आपके पास बबल होगी उसको आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। अब यहाँ पे कससल हिंद क्या है, ठीक है, तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, और सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। इसमें आपके पास राब्ते की अलामत की निशानदेही करनी है। अब डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों के पास दिए हुए हैं, डिफरेंट सिंबल्स दिए गए हैं आप लोगों के पास। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, और ए वाली बबल को आप लोगों ने बच्चों फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 4 की जानिब। एमसीक्यूज़ नंबर 4 में आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी बात की हकीकी वजह के बजाय शायराना अंदाज में अगर किसी चीज़ को बयान किया जाता है तो वो क्या कहलाती है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है सी, और सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, बाज़ औक़ात असल फ़ाइल को अपना मतलब वाज़ह करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो क्या कहलाता है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, और बी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना। आसान से एमसीक्यूज़ हैं, सारे के सारे ग्रामर के रिलेटेड हैं। अगर आपको ग्रामर आती होगी देन ही आप इनको कर सकते हो, इसलिए कह रही हूँ ग्रामर के रिलेटेड नोट्स ले लेना ताकि एमसीक्यूज़ में तो आप लोग फुल मार्क्स आराम से ले सको। जो बच्चे ले चुके हैं उनके तो मज़े हो चुके हैं, क्योंकि वो 100% तैयारी अपने नोट से ही करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ आपको नोट्स में एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 6 है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, ज़िंदगी के अयूब व नकाइज़ और माहौल की नाहमवारियों और खामियों को मज़ाही अंदाज में पेश करना क्या कहलाता है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, और ए वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना। ज़िंदगी 4 दिन की है, इल्म बयान की रूह से क्या कहलाता है आप लोगों ने बताना है। अगेन ये एमसीक्यूज़ रिपीट हुआ है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, और सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। उसके बाद एक लफ्ज़ दिया गया है, रम से क्या मुराद है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, और डी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। आसान से एमसीक्यूज़ हैं अगर आप लोगों ने ग्रामर को अच्छी तरह से किया हो तो। जितनी ग्रामर आप लोगों की अच्छी होगी, जितनी आपको सनतें आती होंगी, कनाया, तशबीह, मजाज, मरसल, ये क्या होती हैं, देन ही आप इन एमसीक्यूज़ को कर पाओगे। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर 9, किसी शख्सियत
का एक मुख्तसर और हल्का अदबी तारुफ माना क्या कहलाता है? इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, और ए वाली बबल को आप लोगों ने बच्चों फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है वो इल्म जिसमें कलाम की खूबियों पर बहस की जाए क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और ए वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एमसीक्यू नंबर 11 की जानिब। यहाँ पे आपके पास एक लाइन दी गई है, एक शेर दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये मुरक्कब जुमले की कौन सी इकसाम है पूछी गई है। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, और सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना। सॉरी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों एमसीक्यू नंबर 12 की जानिब। एमसीक्यू नंबर 12 आपके पास है सारे के अरकान में क्या नहीं होता। तो क्या नहीं होता है, इसका जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी, और सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। अगेन आपके पास एक शेर दिया गया है, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सनत कौन सी इस्तेमाल की गई है। इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास जो सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन आता है ग्रामर के रिलेटेड, वहाँ पे पूछा जाता है। कोई भी आपके पास वो शेर दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, वो आप लोगों ने बताना होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, और ए वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। अगेन एक आपके पास शेर दिया गया है, ये जुमला है नस्ल की कौन सी इकसाम है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, और बी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास 15 एमसीक्यूज है। यहाँ पे आपने काफिया और रदीफ की पाबंदी देखनी है। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपके पास पाबंद नज़म होती है। इस तरह का एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद अगेन है कि आपके पास शेर दिया गया है कवायद की रूह से जहाँ क्या कहलाता है। अगेन देखो रिपीट हुआ है, पहले वाली में भी एक इस तरह का फर्स्ट एमसीक्यूज भी इस तरह का था, उसमें भी एक वर्ड पूछा गया था, और यहाँ भी आपके पास जहाँ पूछा गया कि यहाँ यहाँ पे क्या है। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए, और ए वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव और करते हैं हम एमसीक्यू नंबर 17 के जाने फेल और फाइल के मुताबिक के हवाले से दुरुस्त लफ्ज़ की निशानदेही करें। 6 गिलास 2 कप 4 प्लेटें दी गई हैं। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, टूट गई, और बी वाली बबल को आप लोगों ने सिंपली फिल आउट कर देना। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्लाइंग कोच वाज़ेही और मखसूस मायनों के लिहाज से क्या कहलाता है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ए, और ए वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास। जिस किसी की तवज्जो हासिल करना मकसूद हो तो कौन सी इलामत इस्तेमाल की जाती है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है सी, और सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। लास्ट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, गज़ल में मौजूद आखिरी मुतला क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में। इसका वैसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। जो जो इंपॉर्टेंट बताए उनको भी अच्छी तरह से कर लेना है, और जितने भी एमसीक्यूज हैं इन तमाम को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। और ग्रामर को तो लाजमी कर लेना है, कि आप लोग देख सकते हो सारे के सारे ग्रामर के रिलेटेड हैं। किसी एमसीक्यूज में इसने ये नहीं पूछा कि ये शेर या ये जो शेर है किस शायर ने लिखा है। इस तरह के कोई एमसीक्यूज आप लोगों के पास नहीं होते, सारे के सारे ग्रामर के रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं जो आपके पास होता है पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से जो क्वेश्चन होता है। देखो पैराग्राफ के हवाले से एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्टली आपने पैराग्राफ को केयरफुली रीड आउट करना है। ये ना हो कि फर्स्टली आप क्वेश्चन पे मूव आउट कर दो, ऐसा आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। पैराग्राफ के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, मेन लफ्ज़ हैं, उनको हाईलाइट कर लेना है। सोच समझ के फर्स्टली फोकस के साथ आपने पैराग्राफ को रीड आउट करना है, देन आपने क्वेश्चन पर मूव आउट करना है। अगर आप पैराग्राफ को आराम से रीड आउट कर लोगे तो क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। पैराग्राफ को रीड आउट करना है, जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लग रहा है उसको हाईलाइट कर लो, या जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट कर लो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन पे मूव आउट करना होता है। आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, चॉइस भी आप लोगों के पास दी गई है, और की सूरत में जो चीज़ पूछी गई है एज इट इज़ लिखो। अगर 2 लाइनों का भी आंसर बना है तो 2 लाइनों का ही लिखो। ये नहीं सोचना कि सारी लाइनें फिल आउट करनी होती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जितनी लाइन्स का आंसर बन रहा है उतने का लिख कर आओ, ना कि आपके पास जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 3 मार्क्स होते हैं। इतना नहीं होता कि आप लोगों ने पूरी पूरी लाइनों को फिल आउट करना होता है। जितना लिखना है उतना लिखो, टू द पॉइंट लिखो, ज़्यादा लंबा चढ़ाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। बना के सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ में से ही आप लोगों ने आंसर को लिखना होता है। जो आपको लफ्ज़ समझ नहीं आता, जो आपके पास एग्जामिनर होता है उससे आप लोग पूछ सकते हो, घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है।
नज़म और गज़ल की बात करें तो सवालात के क्वेश्चन की, देखो जो नज़म है, जितने भी आपके पास नज़म आप लोगों की बुक में दी गई हैं उन तमाम को अच्छी तरह से कर लो। ठीक है, अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो तमाम की तमाम को अच्छी तरह से कर लो कि ना कि फडल बोर्ड का कुछ पता नहीं चलता, एक वो आपकी बुक से दे सकता है और एक आपकी बुक से वाइड भी दे सकता है। इसलिए जो बुक के अंदर आप लोग की हैं उन तमाम को अच्छी तरह से कर लेना है और उनके मायने जितने भी वर्ड्स के हैं तमाम के तमाम को अच्छी तरह से सोच समझ के रीड आउट करके उन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने कर लें। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं जो आपके पास गज़ल के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। गज़ल का मैं आपको यही कहूँगी कि गज़ल भी जितनी भी आप लोगों के पास बुक में दी गई हैं तमाम की तमाम को अच्छी तरह से करना है, ना कि इतनी कोई लेंथी नहीं होती। अगर आप उनका मफहूम समझ लेते हो ना कि इस गज़ल में शायर ने तमाम में एक ही चीज़ ही को एक्सप्लेन किया होता है, बस वो फर्दर डिटेल में जा रहा होता है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, उनके मफहूम को लिख लेना होता है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी उस शेर में वो बयान कर रहा है एज इट इज़ आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में लिख देना होता है। लाजमी नहीं है कि अगर आपने कोई की बुक को फॉलो आउट किया तो वैसे ही लिखना है, अपनी वर्डिंग में लिखो। जितना अपनी वर्डिंग में लिखोगे उतने अच्छे आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। जो भी मेन वर्ड्स आपको लगता है उसको हाईलाइट कर दो, मार्कर के साथ लिख दो। उर्दू और इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है जिसमें आप लोगों ने प्रेजेंटेशन पर फोकस करना होता है, मार्कर का इस्तेमाल करना है, मेन वर्ड्स को हाईलाइट करना है। जितना आपका पेपर नीट एंड क्लीन होगा उतने अच्छे आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। सारे ही आपका पेपर आप लोगों पर बेस करता है कि आप लोग कितने अच्छे वर्ड्स को चूज आउट करते हो और किस तरह आप लोग अपने पेपर को अटेम्प्ट आउट करते हो। ना कि 95 अबव मार्क्स बच्चे ले जाते हैं, 100% भी बच्चे ले जाते हैं अगर आपकी स्किल राइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग पेपर को किस तरह अटेम्प्ट आउट करते हो। अब बात करते हैं जो आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, ये तो गज़ल और नज़म के रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो आपके पास आ जाता है, ये हिस्सा कवायद आ जाता है जिसमें आपके पास ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखो सनत के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं, निशानदेही करनी है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ नोट्स लाजमी ले लेना ताकि आपको अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों की समझ आ जाए। एक एक चीज़ उसमें एक्सप्लेन की गई है और कहीं से भी आपको सर्च आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उनको अच्छी तरह से कर लेते हो। ये सारे ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों के पास चॉइस दी गई है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से 6/6 मार्क्स लेना चाहते हो तो ग्रामर के नोट्स ले लेना। उसके बाद में बात करते हैं जो तशरीह होती है उसको आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट आउट करना होता है। मोस्टली स्टूडेंट इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके पास दो आपके पास पैराग्राफ दिए गए होते हैं तो वो यही सोच रहे होते हैं कि दोनों में ये वर्डिंग मुश्किल है तो वो कौन सा करें। देखो दोनों को रीड आउट करो। एक पैराग्राफ ऐसा होता है जिसमें वर्डिंग आसान दी गई होती है, ठीक है, उसमें इतने मुश्किल लफ्ज़ नहीं होते। इस पैराग्राफ को तशरीह का करने का ये मकसद होता है कि इस पैराग्राफ को आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिखना होता है। ये पैराग्राफ मुश्किल अल्फाज में लिखा गया होता है, आपने बहुत सिंपल लफ्ज़ का चूज आउट करना होता है। फर्स्टली अगर आप क्या करो, इस फुल पैराग्राफ को रीड आउट कर लो, देन आपको जो समझ आ रही है उसको अपने अल्फाज में लिख लो। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हो। अगर आपको कोई शेर आता है उसके रिगार्डिंग समझ आ रहा है तो वो भी आप एड आउट कर सकते हो। अगर आप इस तरह का तशरीह करोगे इन पैराग्राफ की तो आपको 6/6 मार्क्स दिए जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना होता है, अगर आपको कोई तशरीह आप लोग लिख लेते हो अपने अल्फाज में, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई शेर आता है तो वो भी आप लोग लिख सकते हो, कोई लाइन आती है वो भी आप लोग लिख सकते हो। वो आप लोग ने करना होता है मार्कर से लिखनी होती है ताकि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा और नीट एंड क्लीन लगे। उसके बाद बात करती हूँ जो आपके पास नज़म और गज़ल की तशरीह होती है उसको आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट आउट करना होता है। देखो अगर आप तशरीह में फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको आप लोगों ने लाजमी फॉलो आउट करना है। तशरीह में आप लोगों ने क्या करना होता है, अगर आप लोगों की बुक से आती है नज़म का नाम लिख दो, शायर का नाम लिख दो, मफहूम लाजमी लिखना होता है। मफहूम क्या होता है, जस्ट 2 to 3 लाइन में आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है। मतलब एक आप लोगों ने बता देना होता है कि इस शेर में क्या बताया जा रहा है। मतलब सिंपल आप लोगों ने 3 to 4 लाइन में उसको बता देना। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपने तशरीह में एक्सप्लेन करनी होती है। अब तशरीह का पैटर्न बच्चों ये है कि तशरीह में आप लोगों ने क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेर ऐड अप करने होते हैं। अगर आपको गज़ल के रिलेटेड शेर आते हैं वो ऐड करो, अगर आपको नज़म के रिलेटेड शेर आते हैं वो ऐड करो। इसलिए लाजमी आप लोगों ने शेर लिखने होते हैं। अगर आप शेर ऐड करोगे तो इस तरह आपकी जो तशरीह होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसी तरह अगर वो एग्जामिनर चेकआउट कर रहा होगा तो आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, शायर का नाम लिखना है, नज़म का नाम लिखना है, मफहूम लिखना है। तशरीह में आप लोगों ने लाजमी शेर ऐड करने हैं, 3 to 4 शेर लाजमी ऐड अप करने हैं। इस तरह आप लोगों की तशरीह लंबी भी हो जाएगी, ठीक है, और लाइंस भी आप लोगों की कवर हो जाएंगी और आपके पेजेस भी कवर हो जाएंगे। सेम है आप लोगों ने क्या करना है, नज़म के साथ भी इस तरह करना है और जो आपके पास गज़ल की तशरीह होती है उनको भी आप लोगों ने इस तरह करना होता है। अब जो गज़ल की होती है वो 3+3+3 होती है। इन तमाम को आप लोगों ने क्या करना होता है, अलग अलग करके लिखना होता है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है इसमें तो जस्ट आप लोग क्या करो,
करो, मतलब कंबाइन करके तो बिल्कुल आप लोगों ने नहीं लिखना होता। तशरीह की इन तमाम के आप लोगों ने अलग अलग करके लिखनी होती है। इसलिए जो उर्दू का पेपर होता है वो लेंथी होता है, टाइम को आप लोगों ने मैनेज करना है, जल्दी जल्दी पेपर लिखना है, ज़्यादा बैठे नहीं रहना, जल्दी जल्दी पेपर आप लोगों ने कंप्लीट आउट करना होता है, कि ना कि अगर सोच में गए तो पेपर किया, मतलब कि टाइम क्या। उसके बाद बच्चों बात करते हैं दरख्वास्त के हवाले से। देखो दरख्वास्त के हवाले से बताऊं तो दरख्वास्त आप लोगों के पास किस तरह की आती है, दरख्वास्त का पैटर्न चाहिए आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी जल्दी। देखो दरख्वास्त आपके पास आ जाती है, जो आपके पास लेटेस्ट टॉपिक चल रहे होते हैं उनके रिलेटेड आपके पास दरख्वास्त आ जाती है। जैसे सफाई के रिलेटेड आ सकती है, या वो स्कूल के हवाले से दे सकते हैं, प्रिंसिपल को सफाई के रिलेटेड लिखो, इस तरह के आप लोगों के पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, लाइब्रेरी के रिलेटेड आ सकते हैं। इस तरह के दरख्वास्त के टॉपिक्स आ जाते हैं जो आपके पास लेटेस्ट चल रहे होते हैं, उसके रिगार्डिंग आपके पास आ जाते हैं। मोस्टली आता है वो मोहल्ले की सफाई या इस तरह के आप लोगों के पास इलाके की सफाई के रिलेटेड दरख्वास्त आ सकती है। उसके बाद बात करती हूँ जो आपके पास आप बीती आती है, पुराना कोड, पुराना आपके पास कंप्यूटर, पुरानी कुर्सी, पुराना टेबल, ठीक है, इस तरह के आपके पास आप बीती आ सकती है। या आपके पास जो स्टार्टिंग में मॉडल पेपर के जो पेज है इसमें आप लोगों को बताया गया, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि वो किस तरह के आप लोगों के पास दे सकता है। ये आपके पास है, देखो इसमें उन लोगों ने आप लोगों को बताया हुआ कि किस तरह की आप बीती दे सकता है। पुराना कोड, पुराना कुर्सी, पुराना कंप्यूटर वगैरह के रिलेटेड आप लोगों के पास क्या आ सकते हैं, आप बीती आ सकती है। जो दरख्वास्त होती है बच्चे वो तो जो आपके पास लेटेस्ट टॉपिक चल रहे होते हैं उनके रिलेटेड आती है। उसके बाद जो आपके पास मजमून आता है, देखो मजमून भी देखो उन्होंने टॉपिक्स बताए हुए, इन तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह से कर लेना। साइंस के रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हालात, मतलब जो मजमून आ सकते हैं, जो लेटेस्ट अभी हालात चल रहे होते हैं उनके रिलेटेड भी आ सकता है, जैसे फ़लस्तीन के रिलेटेड भी आ सकता है। तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं उनके रिलेटेड भी आप लोगों के पास क्या आ सकता है, साइंस के करिश्मे आ सकता है, मेहनत में बरकत है। और देखो जो आपके पास टॉपिक होता है ना मजमून का, कि मजमून को आप लोगों ने किस तरह लिखना है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि मजमून लिखना कैसे होता है। मजमून में भी आप लोगों ने शेर का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। मजमून में जितने आप लोग शेर लिखोगे, ठीक है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, मेन वर्ड को आप लोग मार्कर से लिख दो तो भी बहुत गुड है। ये जितनी भी हेडिंग्स होती हैं इनको आप लोगों ने कवर अप करना होता है, इन हेडिंग्स को लिखना नहीं होता, जस्ट आप लोगों ने क्या करना होता है, कवर अप करना होता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब टॉपिक दी हुए हैं। मेरी पसंदीदा किताब दी गई है, साइंस के करिश्मे आप लोगों के पास आ सकता है, मेहनत में बरकत आ सकता है, ठीक है। इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, ऐसे टॉपिक दी जाते हैं जिसपे आप लोग खुद भी लिख सकते हो। समटाइम वो ऐसी हेडिंग्स भी दे सकते हैं, जैसे साइंस के करिश्मे उसके रिलेटेड हेडिंग्स दे देगा कि ये हेडिंग्स आप लोगों ने कवर अप करनी है। तो इस तरह के भी आपको वो दे सकता है हेडिंग के साथ, क्यों ना कि जो अभी 9-10 का पेपर था उर्दू का उनमें इस तरह ही था, तो इसलिए मैं आपको इस तरह गाइड कर रही हूँ। बाकी बच्चों अगर कोई नोट्स चाहिए मजमून के हवाले से, आप बीती के हवाले से, अगर आपको नहीं पता किस तरह लिखनी है तो वो भी बता देना, आप लोगों को मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, लाजमी जाके वहाँ से लिख लेना है। उसके बाद जो आपके पास व्हाट्सएप चैनल है उसको लाजमी ज्वाइन कर लेना है, उसमें भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी जिसकी आप लोगों की एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी हो सकेगी। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट्स को शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।